नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज बुधवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 51 को लेकर, यानी कि 51वें नंबर का एपिसोड ये हमारा होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में ऑकल्ट साइंस की फील्ड से रिलेटेड उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में आपके प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा और मेरे द्वारा आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। वार्षिक राशिफल 2024 की सीरीज हमारे इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, जिसका लिंक वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर देखने को मिल रहा है। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप वार्षिक राशिफल 2024 की प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों से लेकर के मीन लग्न मीन राशि के जातकों तक के लिए उनके पूरे वर्ष 2024 के हाल के विषय में बताया गया है, जिसमें आपको क्या अच्छा क्या बुरा, किन सावधानियों को आपको रखना चाहिए इस वर्ष को और बेहतर बनाने के लिए, क्या उपाय आपको करना चाहिए, इन सभी विषय में वहां पर बृहत चर्चा मेरे द्वारा की गई है। तो इस कार्यक्रम के बाद में जाकर के उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा और अपने राशिफल को सुन लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक आपको देखने में मिलने वाला है वो भी वार्षिक राशिफल 2024 की प्लेलिस्ट का ही है, तो वहां से जाकर के भी वार्षिक राशिफल को सुन सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर एक नई सीरीज का प्रारंभ किया गया है जो कि मासिक राशिफल के रूप में होगी। तो फरवरी 2024 का जो राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित इस चैनल पर एक एक करके पब्लिश किया जा रहा है। अभी तक जब तक आप इसको देख रहे हैं 5 या 6 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वर्तमान समय में आई कार्ड पर दिख रहा है, तो जाकर के उसको चेक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड किए जाता है उनका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिल सके। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये वैशाली जी का है। इन्होंने पूछा है कि D1 और D9 के 12th हाउस में वृश्चिक राशि है, यानी कि धनु लग्न का चार्ट है और वर्गोत्तमी लग्न है आपका, ठीक है, और इसके लॉर्ड मंगल दोनों चार्ट में 8th हाउस में नीच राशि में स्थित हैं और इसके साथ युति में 6th लॉर्ड वीनस भी हैं, ठीक है। 12th हाउस से जिन रिलेटिव्स को देखा जाता है, क्या वह मेरा अच्छा नहीं चाहते? 8th हाउस हिडन एक्टिविटी का होता है और ऐसे में 12th हाउस के लॉर्ड का यहाँ नीच राशि में होना क्या बताता है? देखिए, ये सीधी सी बात है। सबसे पहले तो यह इसके दो तथ्य और दो तर्क हैं। धनु लग्न के आप हो, धनु लग्न का व्यक्ति सत्यवक्ता होता है, हर बात को मुंह पर बोल देने का स्वभाव होता है। तो यदि आप हर बात को मुंह पर बोल देते हैं और कड़वा अगर आप बोलते हैं, मंगल की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है, तो कोई भी आपका अच्छा नहीं ही चाहेगा, आपसे शत्रुता रखेगा। सत्य बोलना बुरा नहीं है, परंतु ऐसा सत्य जो कि लोगों को चुभ जाए, उससे आपके लोग शत्रु बन ही जाते हैं। तो फिर तो कहीं ना कहीं लोग आपसे जलन की भावना, चिड़ की भावना रखते ही रखते हैं। एक चीज तो ये हो गई। यदि आपकी जन्मकुंडली में लग्नेश मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, लग्नेश गुरु यदि मजबूत स्थिति में है, तो द्वादशपति अष्टम में जाकर के बैठे हैं तो विपरीत राजयोग होगा। अब विपरीत राजयोग होगा तो ये शो करता है कि संघर्ष के बाद में आपको सफलता मिलेगी। अब संघर्ष क्या होगा? संघर्ष यही होगा कि 11वें भाव पर दृष्टि है तो बड़े भाई बहनों का सहयोग नहीं मिलेगा, कुटुंब का सहयोग नहीं मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग नहीं मिलेगा, उनसे जो आपको एक्सपेक्टेशंस है उसमें कमी आ जाएगी। तो आपको फाइट करना होगा, संघर्ष करना होगा। संघर्ष में क्या होता है? जब हम संघर्ष के फेज में होते हैं तो हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़ देते हैं। 12वें भाव से तो चाचा के रिश्ते का विचार किया जाता है और आजकल तो ये सब रिश्ते काफी दूर के हो चुके हैं, तो वो अच्छा चाहे ना चाहे उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी आप धनु लग्न के हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनसे आपको कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए। अब रही बात, वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, तो इसके लिए आपको देखना होगा कि जैसे आपने बताया कि 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर के नीच राशि में बैठा हुआ है, वो हिडन एक्टिविटी का है, परंतु अष्टमेश की क्या स्थिति है, 12वें भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, 12वें भाव के स्वामी मंगल पर किन ग्रहों की दृष्टि है, चाचा को भी पिता के समतुल्य ही माना गया है, तो सूर्य की क्या स्थिति है, साथ ही साथ वो मामी का भाव भी होता है। तो यदि आप मामी के विषय में विचार कर रही हैं तो चंद्रमा की स्थिति, क्योंकि वो माता के समतुल्य है, तो इन ग्रहों को देखना होगा, बुध की स्थिति। इसके बाद में आप जान सकते हो कि वो रिश्ते आपके बारे में क्या सोचते हैं। परंतु हाँ, जन्मांक और नवमांश में इनका नीच का होना कहीं ना कहीं संघर्ष के बाद में आपको आपके जीवन काल में सफलता प्रदर्शित तो कर ही रहा है। अगला प्रश्न जो है ये मैथ्स क्लासेस नाम से आईडी है और श्वेता जी का है। इन्होंने लिखा है कि D1 और D9 दोनों में
सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड शनि हों, यानी ये भी धनु लग्न का ही चार्ट है, आप ही ने नाम बदल के तो प्रश्न नहीं किया है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। D1 और D9 दोनों में सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड शनि हो तो शनि मारक और अकारक हैं धनु लग्न के लिए। ऐसे में D1 में शनि वक्री होकर केंद्र में मीन राशि में स्थित है, यानी चतुर्थ भाव में, और D9 में 11th हाउस में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। तो मारक और अकारक ग्रह का D1 में वक्री और D9 में उच्च के होने के कारण परेशानी और बढ़ती हैं या कम होती हैं। शनि से किस तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे ऐसी कंडीशन में? देखिए, सबसे पहली चीज तो अकारक कहिए उसको, मारक तो पूर्णतः नहीं कह सकते, धनु लग्न में पूर्णतः मारक हम शुक्र को कहेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी है तो एक मारक भाव को वो ओन कर ही रहे हैं, और तृतीय भाव जो है वो 8वें से 8वां है, तो कहीं ना कहीं कारक प्लैनेट के रूप में तो नहीं, अकारक के रूप में ही देखा जाएगा। अब शनि चतुर्थ के कारक है, मिली चतुर्थ के नहीं क्षेत्र के कारक है, तो शनि चतुर्थ भाव में बैठे हुए और नवमांश में उच्च के यानी बली है। शनि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं जो कि मोक्ष त्रिकोण का लग्न है, और नवमांश में स्वराशि के हैं जो कि बली है। तो कुछ पॉइंट्स तो होगा कि जैसे अगर भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत है तो सुख तो नहीं मिलेगा, हम मकान जरूरी बना करके दे देंगे। चतुर्थ में बैठे हुए हैं तो उदासीनता नीरसता जीवन काल में देखने में मिलेगी, क्योंकि नवमांश में वो उच्च के भी हैं और लग्न को देख रहे हैं, तो जीवन काल में उदासीनता रहेगी। शनि की दृष्टि जन्मांक के लग्न पर भी है और नवमांश के लग्न पर भी है, तो चीजें लाइफ में डिले होंगी। साधना में लगिए, साधना में लगने को ये चीज प्रदर्शित कर रही है कि अगर आप वहां लगेंगी, पूजा पाठ में लगेंगी, तो वो आपके लिए कहीं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण में शनि जो कि दुख के कारक है, इनका लग्न में आना कहीं ना कहीं सांसारिक जीवन से आपको काटना और आध्यात्मिक जीवन में जोड़ने के लिए ही आया हुआ है। अब आपकी जन्म कुंडली में यदि अष्टम भाव नवम भाव की स्थिति अच्छी है तो आप इजीली उस चीजों से जुड़ जाएंगी। गुरु की स्थिति को भी देखना होगा, धनु लग्न है तो इन सब चीजों का विचार होगा उसके बाद में। बाकी हाँ, अगर अकारक ग्रह नवमांश में आपका अगर उच्च का हो गया है तो उसके पास में बल आ गया है, अब वो अपने ग्रह से संबंधित है। जैसे शनि में बल आ गया है तो जीवन काल में उदासीनता नीरसता बढ़ेगी, तो वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है नमन शर्मा जी का है, इन्होंने लिखा है कि गुरुदेव प्रणाम, क्या 7th हाउस का गुरु मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता? देखिए, सप्तम भाव के गुरु के बारे में अगर हम देखें तो गुरु लग्न में दिग्बली होते हैं, तो सप्तम भाव में वो दिग्बल से सर्वथा विहीन हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। पहली चीज, सप्तम भाव काम का है, सप्तम भाव काम का है, काम त्रिकोण का लग्न है, और गुरु धर्म के कारक है, तो कहीं ना कहीं उनका वहां पर बैठना कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। कालपुरुष की कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र की राशि आती, तुला राशि, जो कि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। अब गुरु और शुक्र आपस में अतिशत्रु हैं, तो उस हिसाब से भी इनको यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। काम त्रिकोण में गुरु का होना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी प्रदर्शित करता है। जस्ट पार्टनर को लेकर के या पार्टनर के साथ में एक गंभीर विषय है, एक बड़ा विषय है, इस पर एक अलग वीडियो होना चाहिए, इसमें तो नहीं बताया जाएगा। हाँ, अगर स्त्री का चार्ट है, यदि स्त्री की जन्म कुंडली है तो सप्तम भाव पति का है, और पति के कारक भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब जब ये पति के कारक सप्तम भाव में आकर के बैठेंगे और किसी भी पापक ग्रह ने इनको देख लिया, जैसे सूर्य ने देख लिया, शनि ने देख लिया, राहु ने देख लिया, मंगल की दृष्टि में विच्छेद नहीं है तो मैं मंगल को काउंट नहीं करूंगा, इन तीनों विच्छेदात्मक प्लैनेट्स ने यदि सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु को देख लिया तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ की क्वालिटी को ये और ज्यादा बिगाड़ देगा, कारण भाव और भाव का कारक दोनों ही एक ही जगह पर बैठ करके पीड़ित हो जाएंगे। आगे इन्होंने लिखा है, और यदि ऐसा है तो इसका विवाह पूर्व क्या रेमेडी करनी चाहिए? कुंडली का मिलान करना चाहिए, यही रेमेडी है कि कुंडली का मिलान करके ही विवाह किया जाए, जैसे कि जिससे शादी करनी है उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में दाम्पत्य का सुख अच्छा दिखे। मेष लग्न के 7th हाउस में जुपिटर प्लेस्ड है, किंतु शुक्र से तात्कालिक मैत्री में नहीं है। अब आपकी कुंडली ही कालपुरुष की कुंडली है, तो यहाँ पर भाग्यपति बने हुए शुक्र सप्तम भाव में तो बैठे हुए हैं, तो विवाह उपरांत भाग्योदय को प्रदर्शित तो कर ही रहे हैं, परंतु तात्कालिक शत्रुता में अति शत्रु होकर के बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट तो करेंगे ही करेंगे। शुक्र 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो ये देखिए शादी भी हो जाएगी तो इनकम अच्छी होने लग जाएगी, यही आपकी कुंडली शो कर रही है, परंतु मैरिड लाइफ की क्वालिटी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि शुक्र भी शनि के घर में जाकर के बैठे हुए हैं। वहीं इन्होंने लिखा है कि वहीं तुला लग्न की नवमांश कुंडली में जुपिटर मेष राशि में 7th हाउस में प्लेस्ड है और सप्तमेश मंगल 9th हाउस में प्लेस्ड है, तो नवमांश भी यही शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है कि षष्ठपति सप्तम में है, षष्ठपति सप्तम में है तो दाम्पत्य की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और सप्तम पति भाग्य में है तो विवाह उपरांत भाग्योदय है, परंतु दाम्पत्य की क्वालिटी को बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जाएगा। शुक्र धनु राशि में शनि के साथ 3rd हाउस में प्लेस्ड है, शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ रही, प्लस पॉइंट है। क्या नवमांश में गुरु की ये स्थिति विवाह बाद अच्छी मैरिड लाइफ शो करती है? नहीं, विवाह के बाद ये अच्छी मैरिड लाइफ को शो नहीं करती है। क्या गुरु का 7th हाउस में प्लेस्ड होना है गुड लुकिंग स्पाउस नहीं देता? गुड लुकिंग से क्या मतलब होता है आपका? गुड लुकिंग से आप कहना क्या चाहते हैं? खूबसूरती तो ढल जाती है ना। नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में मेष राशि है और जन्मांक के सप्तम में
शुक्र की राशि है। तो इसके दृष्टिकोण से यदि आप पूछ रहे हैं कि शुक्र सप्तमेश होते हैं तो गुड लुकिंग पार्टनर नहीं होता, देखिए चेहरे से, अपीयरेंस वाइज, लुक वाइज कोई व्यक्ति कब तक खूबसूरत रह सकता है? 2 साल, 3 साल, 5 साल, मैक्सिमम 10 साल, उसके बाद तो खूबसूरती ढलेगी ही ना। आपको प्यार जो होता है, किसी भी व्यक्ति से जब आपको प्यार होता है तो उसकी थिंकिंग से होता है, उसके विचारों से होता है, उसकी थॉट प्रोसेस से होता है, उसके गोल्स से होता है कि वो क्या चाहता है, वो जीवन को किस तरह से देखता है, उसके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से होता है। तो उस तरफ विचार करिए, नहीं तो आपकी जो टेंडेंसी है ना कि गुड लुकिंग स्पाउस, अब गुड लुकिंग स्पाउस आप देखने जाएंगे तो एक गुड लुकिंग लाएंगे तो उससे कहीं गुड लुकिंग और अच्छा करके खड़ा हो जाएगा। तो अगर ये थिंकिंग आपके मन में रहेगी तब तो आपकी मैरिड लाइफ कभी भी अच्छी नहीं होने वाली, कितनी भी अच्छी फिर आपकी ग्रह स्थिति हो। तो इस थॉट प्रोसेस को बदलिए। गुड लुकिंग कुछ नहीं होता, जिससे आप प्रेम करें वही आपके लिए गुड लुकिंग हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों का चयन द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 51 के लिए किया गया था। आशा करता हूं कि जितने भी प्रश्नों के जवाब मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए गए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके प्रश्नों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए तो आप अपने प्रश्न को अपने नाम के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं उन एपिसोड्स में आपके प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले और उसका माध्यम आप बने। वार्षिक राशिफल 2024 यदि आप सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आप वार्षिक राशिफल 2024 की प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे, जिसमें मेरे द्वारा बताया गया है कि क्या उपाय आपको करने चाहिए और कैसा रहने वाला है आपका वर्ष 2024। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।